हेलो एवरीबॉडी। तो इस वीडियो में हम संस्कृत के चैप्टर 12 में वायु और जल पढ़ेंगे। तो पहले हम वायु देखते हैं। वायु को दिशा भेद से 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से सबसे पहले हम दक्षिणी वायु यानी सदन वायु के गुण देखेंगे। तो इसमें मैंने एक ट्रिक बनाई है कि दक्ष ने लगभग 16 बार अवि की आंख में बल बढ़ाने के लिए रक्तपित्त का शमन किया। दक्ष से हम दक्षिणी याद रखेंगे, लगभग से लघु। 16 से हम रस याद रखेंगे, मधुर और कषाय। अवि से अविदाही, आंख से चक्षुष्य बल बढ़ाने के लिए बलवर्धक, और रक्तपित्त का शमन यानी रक्तपित्त शामक होती है ये वायु। नेक्स्ट हम देखेंगे पश्चिमी। अब पश्चिमी में हमने ऐसे याद रखने कि वहाँ के लोग थोड़े रूखे होते हैं। तो पहले आप देखो, ये तीनों वर्ड्स जो हैं रूक्ष, खर और परुष, ये तीनों ड्राइनेस को डिनोट करते हैं। उसके बाद जो 2 एक्स्ट्रा गुण इसमें याद रखने हैं वो हैं विशद और तीक्ष्ण। अब ड्राइनेस होगी तो क्या होगा, कफ कम हो जाएगा, और ड्राइनेस से स्नेह भी कम होगा, यानी स्नेह का नाश करती है और कफ और मेद का शोषण करती है। अब कफ क्या होता है, हमारा बल, तो वहाँ से हम बल का नाश भी, ये वाला पॉइंट भी याद रखेंगे। अब जब बॉडी से स्नेह खत्म हो गया, कफ मेद खत्म हो गया, तो बॉडी एकदम ड्राई हो जाएगी, तो बॉडी का भी शोषण हो जाएगा। और जब बॉडी एकदम शोष हो गया तो ये प्राण का क्षय कर देगी, यानी सद्य प्राण क्षय कर वाला पॉइंट जो है वो पश्चिमी वायु का गुण है। अब हम उत्तरी वायु देखेंगे। तो उत्तरी वायु जो है वो बेस्ट होती है, ऐसा हमने याद रखना है। अब बेस्ट होने के 2 रीजन है। पहला, वो दोषों को प्रकोपित नहीं करती है। दूसरा, वो हमारी बॉडी में बल बढ़ाती है, क्लेद बढ़ाती है। जब क्लेद आए तो आपने 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, विष, क्षय और क्षीण। इन 3 कंडीशंस में जब क्लेद बढ़ता है तो ये कंडीशन स्पेसिफाई होती हैं। इसलिए ये वायु जो है वो किसके लिए अच्छी है, जिसकी बॉडी में विष व्याप्त हो गया है, जो क्षय या क्षीण का पेशेंट है। अब हिमालय से हम इसका शीत, स्निग्ध और मृदु याद रखेंगे, बर्फ से। और उत्तरी में, नर्दन में और सर्दन वायु में क्या वाला पॉइंट सेम है, 16, मधुर रस और कषायन रस, ये पॉइंट सेम है। अब हम देखेंगे पूर्वी वायु। तो पूर्वी हमने याद रखना है कि रस पंचक जिस तरह से हम लिखते हैं उस तरह से। पहले हमने रस लिखा मधुर लवन, फिर हमने गुण लिखा गुरु स्निग्ध, फिर हमने थेरेप्यूटिक इंडिकेशन लिखी क्या, कि ये दाह को बढ़ाती है और रक्तपित्त को बढ़ाती है। उसके बाद ये किसके लिए अच्छी है, किसके लिए अच्छी नहीं है। जैसे रस में हम पथ्य देखते हैं, तो वैसे ही अब इन गुणों से हम क्या देख रहे हैं कि ये कफ को बढ़ाएगी, तो यानी कफ प्रकृति के लिए अच्छी नहीं होगी। और जिसकी बॉडी में विष व्याप्त हो गया है, व्रण हो गए हैं, या शतशीन का पेशेंट है, तो उसके लिए भी पूर्वी वायु अच्छी नहीं है। किसके लिए अच्छी है, क्योंकि ये कफ को बढ़ा रही है तो वात वाले के लिए अच्छी है। जो थक गया है उसमें भी वात बढ़ाता है, उसके लिए अच्छी है। जिसका कफ सूख गया उसके लिए भी अच्छी है, क्योंकि ये कफ को बढ़ा रही है। लेकिन इन्हीं लोगों में अगर व्रण हो तो उनमें ये क्लेद को बढ़ाती है। एक बार हम देख लेंगे कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मधुर और कषाय रस वाला आपको उत्तर और दक्षिणी वायु में लिखना है। फिर इसी में आपको लिखना है बलवर्धक। उत्तर वाली अच्छी होती है, वहाँ से हम साउथ वाली याद रखेंगे, वो भी बलवर्धक है, वो नॉर्दर्न भी बलवर्धक है। वेस्ट वाली हमने रूक्षता से याद रखा, तो वो बल का नाश करेगी। और सद्य प्राण शहर भी यही है, पश्चिमी वायु। फिर यही क्षीण, क्षय और विष वालों के लिए अच्छी कौन सी है, नॉर्थ वाली, और बुरी कौन सी है, ईस्ट वाली। नॉर्थ वाली है ही, मतलब उत्तर वाली है ही सबसे अच्छी, बेस्ट, तो हम उसी से याद रखेंगे कि ये इन लोगों में भी अच्छी है। अब हम देखेंगे कि विकृत वायु से क्या क्या व्याधियाँ होती हैं। तो हम शुरू हो जाएंगे हेड से। हेडेक, शिरशूल, आई से नेत्र रोग, नोज से प्रतिशाय और मुख से कास। और इस वायु का हमने शोधन कैसे करना है, तो आप देख सकते हो, लाक्षा, हरिद्रा, अतिविषा, अभ्या, अब्ध, हरेणुका, एलादल, वक्र, कुष्ठम, प्रियंगु। तो ये हमारे कुछ प्लांट्स हैं, इनको जलाना है। अब हम पढ़ेंगे जल। तो जल में आचार्य चरक ने एक ही तरह का जल माना है, जो आकाश से मेघों से बरसता है। सुश्रुत ने 2 तरह का माना है, वाग्भट जी ने भी सुश्रुत की तरह ही माना, लेकिन उन्होंने जो एक टाइप है उसमें 7 की जगह 8 टाइप्स मानी है। तो हम पहले चरक का देख लेंगे। तो वो क्या बताते हैं कि जो आकाश से यानी मेघों द्वारा बरसता है वो मूल रूप से एक ही तरह का जल होता है। अब इस पॉइंट से उनका यही मतलब है कि आप देख लो, चाहे नदियों का, झरनों का, सरोवर का, कहीं का भी पानी है, वो आ तो इवेंचुअली आसमान से ही रहा है। तो वो मेघों से जो बरस रहा है जल, वो मूल रूप से एक ही प्रकार का होता है। फिर वो गिरता है तो भूमि, पर्वत, नदी, समुद्र आदि में गिरा हुआ वो देश काल के अकॉर्डिंग अपने गुण बना लेता है। अब आचार्य चरक ने अंतरिक्ष जल के गुण बोले हैं, जो कि 6 गुण बोले हैं उन्होंने। शीतम, शुचि, शिवम, रिष्टम, विमलम, लघु, षडगुणम। वहीं आचार्य सुश्रुत ने कौन कौन से गुण बोले हैं, अनिर्देश्य रस यानी अव्यक्त रस, जीवनम, तर्पणम, धारणम, आश्वास जननम, श्रम, क्लम, पिपासा, मद, मूर्छा, तंद्रा, निद्रा, दाह, प्रशमनम। पथ्यम भी इन्होंने वर्ड यूज़ किया है। अब हम देखेंगे कि जब धरती पर गिरता है तो उस भूमि के अकॉर्डिंग उसमें कौन कौन से रस आते हैं। तो आचार्य चरक कहते हैं कि अगर कृष्ण भूमि पर गिरता है तो उसमें मधुर रस आता है, उष्ण भूमि पर गिरता है तो लवन रस आता है, पर्वतों पर गिरता है तो उसमें कटु रस आता है, पांडु भूमि पर गिरता है तो तिक्त रस आता है, और शुक्ल भूमि पर गिरता है तो कषाय रस आता है। आचार्य सुश्रुत ने लोहित, कपिल, पांडु, पीत, नील, शुक्ल इस तरह से बोला है। अब आप ये श्लोक देखो तो इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन होगी। लवन के लिए
कपिल भूमि लिख दी हुई है, लेकिन आप इस लाइन में पढ़ सकते हैं कि कपिल भूमि में क्षार वाला रस आएगा, ऐसा लिखा है, और उष्ण भूमि में लवण रस आएगा। 199 श्लोक है। उसके बाद आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। कपिल वन वाली भूमि में कुछ खारा, उष्ण भूमि में नमकीन, ऐसा दिया गया है। अब हम देखेंगे कि ऋतु वाइज उस अंतरिक्ष जल में क्या क्या गुण आते हैं। तो शिशिर ऋतु का जो जल होगा वो लघु होगा और कफवात शामक होगा। वसंत ग्रीष्म दोनों में रूक्ष गुण आएगा, और रस आएगा वसंत में मधुर और कषाय, और ग्रीष्म का रस जो है वो कफ शामक होता है, मतलब हमें पता है कि गर्मी होती है। वर्षा में गुरु होगा और अभिषंदी और मधुर रस वाला होगा। शरद में लघु अनभिषंदी और स्वच्छ होगा। क्यों? क्योंकि अब अगस्त्य नक्षत्र का उदय हो गया है, तो वो स्वच्छ हो जाएगा जो वर्षा में विकृत था। अब हेमंत का जल जो है वो सबसे भारी, गुरु, स्निग्ध, वीर्यवर्धक और बलवर्धक भी होता है। जो शिशिर में लघु लिखा गया, इट इज़ रिटन इन कंपैरिजन टू हेमंत। आचार्य सुश्रुत ने ये बताया है कि किस भूमि में कौन सा महाभूत प्रिडोमिनेंट होने पर जल में कैसा रस आता है। तो अगर आकाश बहुगुण है वो भूप्रदेश, तो वहाँ पर हमारा अव्यक्त रस होगा और यही हमारा प्रधान होता है। फिर वायु डोमिनेंट होगी अगर वो भूमि, तो वहाँ पर कषाय रस आएगा। तेज महाभूत प्रधान होगी तो कटु और तिक्त रस, जल वाले में मधुर रस, और पृथ्वी वाले में अमल या लवण रस आएगा। अब अंतरिक्ष जल की जो 4 टाइप्स हैं उनको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, धार, कार, तुषार और हेम। तो धार वही है जो बरस रहा है धारा की तरह। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, गांग और समुद्र। देखो, आकाश से गिरता हुआ जल 4 प्रकार का होता है, धार, कार, तुषार और हेम। इनमें से जो धारा रूप में बरसता है वो प्रधान है। क्यों? क्योंकि वो लघु होता है। फिर इस धारा जल के 2 भेद होते हैं, गांग और समुद्र। अब अश्विन मास में जो बरसेगा उसे हम गांग कहते हैं, और वो हमारा मतलब गांग और समुद्र में से हम गांग को प्रायोरिटी दे रहे हैं कि वो प्रधान है, आपको वो लेना चाहिए। लेकिन आगे जाके लिखा हुआ है अश्विन मास में बरसने वाला समुद्र जल भी गांग के समान दोष रहित होता है, इसलिए हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन दोनों की परीक्षा कैसे करते हैं? तो हमने शाली चावलों का एक पिंड बनाना है और उसे चांदी के पात्र में रखना है, बारिश के नीचे खुले आंगन में। अब 48 मिनट्स के बाद यानी 1 मुहूर्त के बाद यदि वो पिंड जो है वो वैसा का वैसा बना रहेगा तो हमने समझ जाना है कि वो गांग जल है। और अगर उसका रंग बदल जाता है उस पिंड का, तो हमने फिर समझ जाना है कि ये समुद्र जल है। अब आगे वही लिखा है कि गांग जल प्रधान है, उसे अश्विन के मास में एकत्रित करना चाहिए। पवित्र तथा श्वेत वस्त्र को खुले मैदान में फैलाकर उसके एक प्रदेश से चुवाकर शुद्ध पात्र में भर लें, अथवा पक्के मकान की साफ छत से गिरा हुआ अन्य पवित्र पात्रों में प्रथम संचित कर फिर सोने, चांदी या मिट्टी के बड़े पात्रों में रखना चाहिए। और इस तरह से हमने उसे पूरे 12 मंथ्स पीने के लिए यूज़ करना है। अब अगर हमें गांग नहीं मिल रहा तो फिर हम भौम ले सकते हैं, और उसमें भी कौन सा, जो आकाश गुण अधिक वाली भूमि में उत्पन्न हुआ होगा, जो अव्यक्त वाला था, ये वाला ले सकते हैं। फिर अब 7 टाइप्स जो बोली हैं वो हैं कौप, नादेय, सारस, तड़ाग, प्रास्रवन, औद्भिद और चौंट्य। हम देखेंगे कि कौन सी ऋतु में हमें कौन से जल का सेवन करना चाहिए, मतलब वो उस ऋतु में ज़्यादा गुणयुक्त होगा। तो वर्षा ऋतु में हमने ए से याद रखना है, अंतरिक्ष और औद्भिद जल ज़्यादा गुणयुक्त होते हैं, इसलिए हम इनका सेवन करेंगे। शरद में हम अगस्त्य नक्षत्र आ गया तो सारे के सारे पी सकते हैं। अब अगर मैं आपको कहूँ कि कोई कुएँ पे पानी लेने जा रहा है एक गोपी, तो आप गर्मियाँ ही इमेजिन करोगे, तो उससे हम कुआँ याद रखेंगे कि वो गर्मियों में कुएं पे पानी लेने जा रही है गोपी, और गर्मियों में हम झरने वरने घूमने जाते हैं तो प्रास्रवन याद रखेंगे। उसके बाद अब हेमंत का हम इस तरह से याद रखेंगे कि हेमंत में विंटर्स में सारी की सारी वाटर बॉडीज़ जो हैं वो बर्फ़ की चादर में ढक जाती हैं, तो सारस, और तड़ाग से ढक ऐसा याद रखेंगे, बर्फ़ से ढक जाती हैं तो तड़ाग, और प्रावृत का चौंटे याद रखना है। अब जो दूषित जल होता है वो 6 दोष युक्त होता है। वो 6 दोष क्या क्या हैं? स्पर्श, रूप, रस, गंध, वीर्य और विपाक। अब जब पानी में खरता होगी, पिछलता होगी, उष्णता होगी, दंत अग्राहिता होगी, तो ये सारे हमारे स्पर्श दोष हैं। जब उस पानी में हम देख रहे हैं तो हमें उसमें कीचड़, रेत, एल्गी और डिफरेंट कलर्स, विविड कलर्स दिख रहे हैं, तो यानी वो उसके रूप दोष हैं। अब उसमें अव्यक्त के अलावा कोई ना कोई अगर रस प्रेजेंट है तो दैट इज़ रस दोष, और उसमें कोई ना कोई गंदी बदबू है तो दैट इज़ गंध दोष। अब वीर्य दोष से क्या क्या होगा? अगर हमें उसको पीने से तृष्णा, गुरुता, शूल और कफ का प्रसेक हो रहा है तो दैट इज़ ड्यू टू वीर्य दोष, और अगर वो लेट से पच रहा है और विष्टम्बी है तो दैट इज़ ड्यू टू विपाक दोष। अब इस जल का हम शोधन कैसे करेंगे? तो हमने उसे या तो अग्नि पे उबालना है या सन में तपाना है, या फिर तपे हुए लोहे के पिंड को, रेत के पिंड को, मिट्टी के या ईंट के पिंड को उसमें हमने भुजाना है, या फिर हमने उसमें नागकेसर, चंपा, उत्पल और पाटल इनके पुष्प से उसे सुगंधित करना है, तो वो शुद्ध हो जाएगा। अगर हम बिना शोधन के कंज्यूम कर लें तो हमें श्वथु, पांडु रोग, कुष्ठ, अविपाक यानी वो पचेगा नहीं, श्वास, कास, प्रतिशय, शूल, गुल्म और उदर रोग हो जाएंगे, और अन्य विषम रोग उत्पन्न हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये कलुषित जल के शोधन की 7 वस्तुएं बता रहे हैं, तो वो क्या क्या हैं? कतक, गोमेद, बिस, शैवाल मूल,
वस्त्र और मुक्तामणि। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हमने उबले हुए जल को ठंडा करना है तो कौन से 7 मेथड्स हैं। पहला यही कि उसे हम खुली जगह रख देंगे जहाँ हवा चल रही होगी, प्रवात होती है सीधी हवा। उदक क्षेपण यानी मतलब बर्तन के बाहर की ओर पानी हो तो उससे वो ठंडा हो जाए। यष्टिका यानी डंडे से हिलाएंगे। व्यंजन का होता है कि पंखी से हवा करना। वस्त्र उद्धरण कि गीला कपड़े से हमने उसको ढक दिया बाहर से, उसके आउटर सरफेस को। फिर वालु का प्रक्षेपण कि रेत में दबा दिया। और शिक्या इसका मतलब होता है कि हम उसे टांग देंगे किसी कपड़े से या रस्सी से ऊपर